शुवेंदु अधिकारी बात के पक्के तो हैं, नफरती राजनीति करके सत्ता में आए और अब पूरे मन के साथ नफरत के प्रचार प्रसार में ही लगे हुए हैं। सबका साथ सबका विकास भी होगा, सबका हिसाब भी होगा। मुसलमानों से नफरत का तो पता था, अब इनको ओबीसी समाज से भी दिक्कत होने लगी है। दोनों एक ही है क्या? पश्चिम बंगाल में अभी अभी सरकार बदली है, ममता बनर्जी की टीएमसी हारी, बीजेपी जीती और शुवेंदु अधिकारी बने मुख्यमंत्री। अभी कुर्सी की गर्मी ठीक से बैठी भी नहीं थी कि नई सरकार ने अपनी दूसरी ही कैबिनेट मीटिंग में पूरी की पूरी ओबीसी लिस्ट रद्द कर दी और फिर कुछ ही दिनों बाद ओबीसी आरक्षण को 17% से घटा करके सीधे 7% कर दिया गया तुरंत प्रभाव से। अब समझिए कि ये 17% आया कहां से था। ममता सरकार ने ओबीसी को दो हिस्सों में बांटा था। कैटेगरी ए यानी ज्यादा पिछड़े उनको 10% और कैटेगरी बी यानी पिछड़े उनको 7%। इस तरह से कुल मिलाकर के ओबीसी आरक्षण हो गया 17%। इसे कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी गई और मई 2024 में हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने ओबीसी ए और ओबीसी बी की पूरी कैटेगरी को ही खारिज कर दिया। 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट जारी हुए थे उन सबको रद्द भी कर दिया गया, करीब 5 लाख सर्टिफिकेट। ममता सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शुवेंदु सरकार ने आते ही सुप्रीम कोर्ट से वो अपील वापस ले ली, यानी कि हाई कोर्ट का फैसला पूरी तरह से लागू हो गया। नतीजा क्या हुआ? सरकार ने 2010 से पहले की 66 कम्युनिटीज को ओबीसी लिस्ट में रखा और बस इन्हीं को 7% आरक्षण मिलेगा। 2010 के बाद जोड़ी गई 77 कम्युनिटीज को बाहर कर दिया गया है। बाहर की गई इन 77 कम्युनिटीज में से 75 मुस्लिम समुदायों की थी, तो हाँ, ओबीसी यानी यहाँ मुसलमान हो गए। क्यों है ओबीसी निशाने पर? क्या चाहते हैं शुवेंदु अधिकारी? कितना ये हिंदुत्व वाला राग अलापेंगे? कौन से अपराध ये छुपा रहे हैं? सवाल ढेर सारे हैं, इसलिए जवाब लेकर के हाजिर है पॉलिटिकल नारी। नमस्कार, मेरा नाम है निवेदिता शांडिल्य और आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स। शुवेंदु अधिकारी ने अपने इरादे चुनावी नतीजे वाले दिन ही जाहिर कर दिए थे। शुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम और भवानीपुर दोनों सीटें जीती। भवानीपुर में उन्होंने खुद ममता बनर्जी को हराया। चुनावी नतीजे आते ही शुवेंदु अधिकारी ने एएनआई के कैमरे के सामने आकर कहा कि नंदीग्राम की हिंदू जनता ने फिर मुझे जिताया, वहां मुसलमान वोट पूरा का पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी हैं, मैं नंदीग्राम के हिंदुओं के लिए काम करूंगा। नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। यहाँ पर एक बात गौर करने वाली है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कभी भी धर्म के आधार पर वोटिंग का डेटा जारी नहीं करता है। तो शुवेंदु को ये कैसे पता चला कि नंदीग्राम के सारे मुसलमानों ने टीएमसी को वोट दिया है? यानी ये एक अजम्पशन था जिसे उन्होंने जीत के नशे में बयान की तरह पेश कर दिया और इसी अजम्पशन के आधार पर उन्होंने पूरे के पूरे समुदाय को अपनी जिम्मेदारी से बाहर कर दिया। बंगाल में मुसलमानों की आबादी है 27%, देश में दूसरा सबसे बड़ा अनुपात असम के बाद। यानी जो शख्स पूरे राज्य का मुख्यमंत्री बनने जा रहा था उसने जीतते ही इस आबादी के एक बड़े हिस्से को कट्टरवादी कह करके खारिज कर दिया और फिर जब सीएम की कुर्सी मिली तो पहला काम किया ओबीसी आरक्षण में कटौती, जिसका सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं मुस्लिम पिछड़ी जातियों को हुआ। शुवेंदु अधिकारी शुरुआत से ही एक कंट्रोवर्शियल फिगर रहे हैं, विवादित आदमी रहे हैं। मोदी जी ने खुद इन्हें रिश्वतखोर कहा था। कैमरा के सामने कितना लाए हो? अच्छा लाओ लाओ, और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। अब मोदी जी ने कहा है तो कुछ सोच के कहा होगा। इन्हें कैमरे पर रिश्वत लेते हुए देखा गया था। दरअसल ये कहानी स्टार्ट होती है साल 2014 से। एक पत्रकार मैथ्यू सैमुअल एक काम पर निकले थे, बंगाल की टीएमसी सरकार के भीतर चल रही दलाली को कैमरे में कैद करना। उन्होंने इम्पैक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशंस नाम की एक काल्पनिक कंपनी बनाई, खुद उसके अफसर का रोल लिया और टीएमसी के मंत्रियों, सांसदों और नेताओं से मिलने निकल पड़े थे, ये कहकर कि उनकी कंपनी को कुछ काम करवाना है।
नतीजा 52 घंटे की वीडियो फुटेज तैयार हुई, जिसमें एक के बाद एक टीएमसी के बड़े नेता नोटों की गड्डी लेते हुए दिखे। इस फुटेज में शुवेंदु अधिकारी मुख्य भूमिका में थे, तब वो टीएमसी के सांसद थे। फुटेज बन चुकी थी सबूतों के साथ, लेकिन इसे उसी समय पब्लिक नहीं किया गया, जनता को नहीं दिखाया गया। इसे पब्लिश किया गया साल 2016 में, ठीक बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले। जैसे ही वीडियो सामने आई, बीजेपी ने टीएमसी पर निशाना साधा। 2016 में एक चुनावी रैली में खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पूरी टीएमसी लीडरशिप कैमरे के सामने रिश्वत लेती दिख रही है और ऐसे कुर्ते में रख देते हैं। मैथ्यू सैमुअल ने बाद में बताया कि उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को उनके दफ्तर में जाकर के 5 लाख रुपए दिए और ये टेप सीबीआई को सौंपी गई, जिसे फॉरेंसिक जांच में सही पाया गया, यानी वीडियो में छेड़छाड़ नहीं थी, यानी कि सबूत था, फुटेज थी। इसके बाद 2017 में ईडी ने शुवेंदु को कई समन भेजे और पूछताछ की। यहाँ ट्विस्ट देखिए, शुवेंदु ने पूछताछ में मैथ्यू सैमुअल से पैसे लेने से इनकार नहीं किया। ये कहा कि उन्हें रकम का पता नहीं था। क्या नहीं पता था कि रकम कितनी है? फिर क्या हुआ? दिसंबर 2020 में शुवेंदु अधिकारी भाजपा में शामिल हो गए और उसके कुछ महीनों बाद 2021 में जब सीबीआई ने इस केस में चार्जशीट दाखिल की तो उसमें टीएमसी के मंत्रियों के नाम थे, लेकिन शुवेंदु अधिकारी का नाम नहीं था। जो बीजेपी में आ गए वो बच गए, जो टीएमसी में रहे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। खुद मैथ्यू सैमुअल ने इस बात पर हैरानी जताई। उन्होंने कहा कि जो सबूत गिरफ्तार किए गए नेताओं के खिलाफ है वही तो शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ भी हैं, फिर उन्हें क्यों छोड़ दिया गया? बीजेपी के यूट्यूब चैनल ने भी बीजेपी में शामिल होने के बाद चुपचाप वो सारे वीडियो जो शुवेंदु के रिश्वतखोरी पे थे उनको डिलीट कर दिया। ये इनके खिलाफ इकलौता ऐसा केस नहीं था। साल 2020 में सुदीप्त सेन ने भी जेल से लिखे एक पत्र में इनका नाम लिया था। दरअसल साल 2013 बंगाल में एक ऐसा घोटाला सामने आया जिसने लाखों आम लोगों की जिंदगी तबाह कर दी। शारदा ग्रुप नाम की एक कंपनी ने पश्चिम बंगाल, असम और ओडिशा में पोंजी स्कीम चलाकर करोड़ों रुपए जमा किए और फिर एक दिन पूरा का पूरा कारोबार धाराशायी हो गया। जांच रिपोर्ट के मुताबिक शारदा ग्रुप ने लगभग 2400 करोड़ रुपए इकट्ठा किए थे। शारदा के मालिक सुदीप्त सेन गिरफ्तार हुए और जेल गए। दिसंबर 2020 में सुदीप्त सेन ने जेल से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने कहा कि उन्होंने शुवेंदु अधिकारी को कोंटाई में एक बहुमंजिला इमारत बनवाने के लिए मदद के वादे पर पैसे दिए थे। सेन ने यह भी कहा कि उन्होंने कोंटाई म्यूनिसिपैलिटी में 50 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट जमा किया था और म्यूनिसिपैलिटी के रजिस्टर में उस रकम की पुष्टि हुई थी। सुदीप्त सेन के उस पत्र में शुवेंदु अधिकारी के अलावा मुकुल रॉय, अधीर रंजन चौधरी, सुजन चक्रवर्ती और विमान बोस का नाम भी था। यानी ये कोई एक तरफा राजनीतिक हमला नहीं था, अलग अलग पार्टियों के नेताओं का नाम था। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि शारदा घोटाले में सीबीआई ने शुवेंदु अधिकारी को पूछताछ के लिए बुलाया भी था। सेन का पत्र आया ठीक उसी वक्त जब शुवेंदु टीएमसी छोड़ने और बीजेपी में जाने की तैयारी कर रहे थे। और जैसे ही सुदीप्त सेन का पत्र सामने आया, शुवेंदु ने खुद सीबीआई को चिट्ठी लिख दी और कहा कि यह पत्र किसी दबाव में लिखवाया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। एक तरफ उन पर आरोप, दूसरी तरफ वो खुद सीबीआई से कह रहे थे कि उन पर लगाए गए आरोपों की जांच करो और ठीक उसी दौरान वो भाजपा में शामिल हो गए। शारदा से जुड़े मीडिया और इवेंट्स में कथित संबंधों की जांच हुई, लेकिन किसी चार्जशीट में उनका नाम नहीं आया। 2026 के चुनाव से पहले जब शुवेंदु ने नामांकन भरा तो खुद उनके एफिडेविट में 20 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज थे और इनमें हत्या का प्रयास, मनी लॉन्ड्रिंग और धार्मिक भावनाएं भड़काने जैसे संगीन आरोप भी शामिल थे। लेकिन सबकी जांच ठंडे बस्ते में। अब यही शख्स पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री है जिसने जीतते ही कहा कि नंदीग्राम के हिंदुओं ने मुझे जिताया है, मुसलमान कट्टरवादी हैं, मैं सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए काम करूंगा। जिसने कुर्सी पर बैठते ही ओबीसी आरक्षण 17% से घटाकर 7% कर दिया और जिन समुदायों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया वो मुस्लिम पिछड़ी जातियाँ थी। स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े गए, शारदा में नाम आया, बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुले और सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। ये है शुवेंदु अधिकारी की पूरी यात्रा। इस यात्रा पे आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट करके बता दीजिए। वीडियो अंत तक देखा है, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और हमें सपोर्ट करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।